नमस्कार, हून बिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेगा। मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन आनंद वर्धन 2 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के तहत NHPC बनबसा हेलीपैड पहुंचे हैं, जहां कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत, जिलाधिकारी मनीष कुमार, पुलिस अधीक्षक अजय गणपति और मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर GS खाती ने उनका स्वागत किया है। NHPC सभागार बनबसा में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने चंपावत जिले में संचालित महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की प्रगति का भी व्यापक आकलन किया है। ये पूरा क्षेत्र जो माननीय मुख्यमंत्री जी की एक विजन है कि हम पूरा एक रिवर फ्रंट डेवलपमेंट करें, प्लस यहाँ पे हम उस तरह की एक्टिविटीज़ भी करें इको टूरिज्म के, प्लस जो सिटी का ड्रेनेज है वो भी सुव्यवस्थित करें, प्लस जो फ्लडिंग या उस तरह के होती है घटनाएं उसको भी हम उसकी रोकथाम करें। तो अभी उसी पे काम चल रहा है, सभी विभिन्न एजेंसी विभिन्न विभाग उस पर काम कर रहे हैं। मुख्य सचिव चंपावत के स्वाला भूस्खलन क्षेत्र पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर पहाड़ी से गिर रहे भूस्खलन का स्थलीय निरीक्षण भी उन्होंने किया है। मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन आनंद वर्धन ने देर शाम स्वाला क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया और राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे सुधार, चौड़ीकरण और यातायात व्यवस्थाओं का व्यापक समीक्षा भी की है। उन्होंने मौके पर उपस्थित राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों से कार्य प्रगति, चुनौतियां और आगामी कार्य योजनाओं के बारे में भी विस्तृत जानकारी ली है। ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं लक्ष्मण। किस तरह का जायजा जो है वो मुख्य सचिव की ओर से लिया गया है? जी, जो मुख्य सचिव चंपावत जिले के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, तो उनके द्वारा जो टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग का 16 डेंजर जोन है, जो हमेशा बरसात में अधिकतर बंद रहता है, जिस कारण जनता को और वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वर्तमान में जो है 16 डेंजर जोन में पहाड़ी ट्रीटमेंट का कार्य चल रहा है। तो जो मुख्य सचिव है अपने टनकपुर से चंपावत आने के दौरान उनके द्वारा 16 डेंजर जोन का स्थलीय निरीक्षण किया और राष्ट्रीय राजमार्ग में चल रहे सुधारीकरण और चौड़ीकरण और यातायात व्यवस्था की उनके द्वारा समीक्षा की गई है तथा अधिकारियों को जल्द से जल्द जो है इस स्थान को पर जो मार्ग सुधार और चौड़ीकरण से सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के उनके द्वारा जो है निर्देश दिए हैं, ताकि जनता और यात्रियों को सुरक्षित एवं सुगम यातायात उपलब्ध हो। जी, लेकिन ऐसे में किस तरह के कार्य अभी चल भी रहे हैं चंपावत में लक्ष्मण, और क्योंकि लोग कई बार परेशानियों में होते हैं, तो क्या उनकी भी समस्याओं को सुनने का काम कर रहे हैं मुख्य सचिव? जी बिल्कुल, मुख्य सचिव के द्वारा जो है लोगों की समस्याओं को भी सुना जा रहा है और जो जिले की समस्या है उनकी भी अधिकारियों से समीक्षा की जो उनके द्वारा की गई है और जो मुख्यमंत्री के द्वारा जो विकास परियोजनाएं हैं उनकी भी विस्तृत समीक्षा कर उनमें जो है तेजी लाने के जो है उनके द्वारा निर्देश दिए गए हैं। चाहे वो शारदा कॉरिडोर हो, इनलैंड पोर्ट अथॉरिटी हो, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का मामला हो, चाहे टनकपुर बनबसा क्षेत्र में बाढ़ प्रबंधन कार्य हो, तो उस पर जो उनके द्वारा अधिकारियों को विस्तृत समीक्षा की गई और जो है कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को उनके द्वारा दिए गए हैं। जी बिल्कुल लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जिला अधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने सोमवार को NIC कक्ष में नेटवर्क प्रभावित क्षेत्रों को लेकर संबंधित विभागों और नेटवर्क कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी ऑपरेटरों को निर्देश दिए कि जहां जहां नेटवर्क कम या बाधित हैं, उन क्षेत्रों का सर्वे कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करिए। जिलाधिकारी ने कहा है कि राजस्व, गांव और ग्राम पंचायतों में नेटवर्क की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को निर्देश दिए कि जिले के समस्त गांव की सूची आकांक्ष और देशांतर के साथ तैयार कर नेटवर्क कंपनियों के साथ साझा भी करें। जितने हमारे पौड़ी जनपद में कई विलेजेस ऐसे हैं जिसमें अभी नेटवर्क बहुत अच्छा नहीं आता है, तो उन विलेजेस को चिन्हित भी किया गया था। लगभग 92 की संख्या थी इसकी और वो सभी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी किया गया। हमारे जितने ऑपरेटर्स थे उनको भेजा भी गया था और उनसे उसी के संबंध में रिपोर्ट भी मांगी गई थी कि उसमें कहाँ कहाँ पे उनके हिसाब से कनेक्टिविटी है, कहाँ पे वीक कनेक्टिविटी और कहाँ पे आगे के लिए क्या प्लान है। तो इसी के संबंध में निर्देशित किया गया है कि जहाँ जहाँ पे भी हमारी कनेक्टिविटी अभी नहीं है वहाँ पे वो अपना प्लान बनाएं और वहाँ पे भी टावर्स स्थापित करें। और इसी को लेकर सभी ऑपरेटर्स के साथ में, BSNL के साथ में, जो हमारे DOT उत्तराखंड, ITDA, इन सभी के साथ में बैठे।
उत्तराखंड चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशक डॉक्टर RC पंत ने नैनीताल जिला मुख्यालय हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों से उनका हालचाल जानने के साथ ही अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं की भी जानकारी ली है। हॉस्पिटल का निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में साफ सफाई व्यवस्थाएं चाक चौबंद होने के साथ ही मरीजों के लिए प्रचुर मात्रा में दवाइयां भी उपलब्ध हैं। पोर्टमेटर भवाली उसमें आया था मैं, तो आपकी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल थी उसमें, तो मुझे थोड़ा सा मैंने कहा जो मेरे रास्ते में पड़ेंगे तो अस्पताल भी देखूं कि आज खुद ही लेनी आवश्यक है। तो यहाँ BD पांडे में आया था, तो यहाँ पे अच्छा मुझे सफाई ठीक मिली, दवाइयाँ भी दे रहे हैं लोग, भर्ती भी मरीज हैं। उसके अलावा आपके कुछ लोगों को मैंने जो थोड़ी सी मशीनों में जैसे वेंटिलेटर और ECG में भी जो मेरे अपना ज्ञान है वो भी शेयर करने का प्रयास किया। अब रेफरल के भी हमने उसको जो है ये चीज़ें बिल्कुल सत्य भी हैं और सामने भी आए हैं कि इसको छुपाया नहीं जा सकता है। उसके लिए हमने वहाँ के उनको कहा कि भाई उसका जो है रिकॉर्ड रखेंगे किस बात पे रिफ़र किया जाता है, और क्योंकि हमारा काम उनको अगर हम शेप नहीं कर सकते हैं तो ये जुडिशरी का सिद्धांत भी है, अगर उनको रिफ़र किया जाता है तो ऐसी जगहों पर रिफ़र किया जाए जहाँ पर उनको पैसे खर्चे ना हों। हमारे गवर्नमेंट सेटअप पे उनको बातचीत करके ठीक से पहले से ऐसा प्राविधान है, अगर कोई चिकित्सक ऐसा नहीं कर रहा है तो आप उनको हमको संज्ञान दे दीजिएगा। अभी ये प्रोसेस में है क्योंकि ये पब्लिक नीड भी है, माननीय कोर्ट का आदेश भी है, तो उसका उत्तराखंड हाईकोर्ट में प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया है कि सैनेटोरियम हॉस्पिटल को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने की सहमति देने के साथ ही इसके मास्टर प्लान बनाने के लिए एक निजी संस्था की नियुक्ति भी कर दी गई है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 1 हफ्ते में भवाली सैनेटोरियम हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का मास्टर प्लान और प्रगति रिपोर्ट देने को भी कहा है। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने पिटीशन फाइल की थी। BD पांडे अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें कमी है और यहाँ पर प्रॉपर इलाज नहीं मिल पा रहा, तो उस पर कोर्ट ने पूर्व में ये सजेशन दिया था कि जो भवाली में सैनिटोरियम की लैंड है तो उस पर एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाए जिससे अन्य पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को भी सुविधा मिले। तो जिसके बाद गवर्नमेंट ने इस पर डेलिब्रेशंस किए और आज उन्होंने कोर्ट को बताया कि इसमें इन प्रिंसिपल यानी सैद्धांतिक रूप से भवाली में एक बड़ा अस्पताल बनाने की सहमति दे दी गई है और एक कंपनी को भी गवर्नमेंट ने कार्यदायी संस्था के तौर पर अपॉइंट कर दिया है जो कि इसका मास्टर प्लान बना रही है। तो फाइनेंशियल अप्रूवल इसकी गवर्नमेंट में पेंडिंग है। इस सब में क्या प्रगति हुई है, प्रपोजल कहाँ तक पहुंचा है, मास्टर प्लान कब तक बनेगा, इसकी सुनवाई के लिए नेक्स्ट वीक में मैटर को रखा गया। हरिद्वार में रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी भगवान सिंह की हत्या के मामले का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। SSP परमेंद्र डोभाल के निर्देशन में भादराबाद थाना पुलिस की ओर से घंटों पूरी वारदात सुलझा ली गई है। जांच में सामने आया है कि पिता की करोड़ों की संपत्ति पाने के लालच में सगे बेटे ने ही पिता की हत्या की साजिश रची थी। 29 नवंबर को सूचना दी गई थी कि कार में सफर करते समय अज्ञात बदमाशों ने भगवान सिंह को गोली मार दी है। हत्याकांड की सूचना पुलिस को मिली थी जिसमें जो वादी है वो मृतक का बेटा था। उसके द्वारा पुलिस को 112 के माध्यम से बताया गया था कि एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा गाड़ी रोक के उनके पिता की जो हत्या की गई है। तत्काल पुलिस ने पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए बहुत डीपली इसमें हम लोगों ने जब पूरा इस पर विवेचना की तो ये बात तथ्य सामने आए कि जो वादी है एक्चुअल में वही इसमें संदिग्ध प्रतीत हो रहा था। तो उससे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा इस पूरे घटनाक्रम में मास्टरमाइंड होना बताया गया। वादी जो मृतक है उसका खुद का बेटा है, उसके द्वारा अपने 2 साथियों के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या की गई। अभी तक जो प्रारंभिक जानकारी हमारे सामने आई है उसमें जो अभियुक्त है उसको अपने पिता से जो पैसों को लेकर कुछ लगातार अनबन चल रही थी और क्योंकि उसका वो अपने पिता का इकलौता बेटा था, उसको पैसों की जो भी कमी वो फेस कर रहा था उसको अपने पिता को इसका जिम्मेदार मान रहा था। इसलिए उसके द्वारा अपने 2 साथियों के साथ मिलकर 30 लाख रुपए में उसके द्वारा ये पूरी हत्याकांड के लिए दोनों को रैंसम देना, उसको पैसा देना स्वीकार किया है। और अभी जो हमारी अभी तक की जो जांच में अभी तक 3 लोग इसमें सामने आए हैं। तीनों को ही पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है।
और संवाददाता संजय चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, किस तरह का खुलासा ये पुलिस की ओर से किया गया था, क्या कुछ पूरा मामला था? मिसाल ये पूरा मामला था, एक जो लड़का था उसने ही अपने पिता की हत्या का षड्यंत्र रचा था। ये उसने अपने पिता को झूठी शादी का वो दिखा के कि वहाँ शादी में जाना है, अपने दो दोस्तों को पहले से ही हत्या के लिए तैयार कर रखा था। तो उन्होंने जैसे ही वो बादराबाद के रास्ते से रोशनाबाद शादी का जो बहाना बनाया था वहां जाने के लिए तैयार हुए थे, रास्ते में उनके दो दोस्त बैठे और उन्होंने ही इसको उस अपने पिता को खुद गोली मारी। एक कलयुगी पुत्र ने प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि जो पिता थे वो उनके चाल चलन से परेशान थे और उन्होंने उसको बच्चे को बेदखल करने के लिए बोल दिया था, तो उन्होंने अपने दोस्तों को 30 लाख रुपए सुपारी और एक स्कॉर्पियो का वादा करके उसने अपने पिता की हत्या कराई। ठीक है संजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करें। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हरिद्वार को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लक्ष्य के तहत जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सिडकुल इंडस्ट्रियल क्षेत्र में सफाई अभियान शुरू किया है। क्रीमी चौक और राजा बिस्किट फैक्ट्री क्षेत्र में अभियान को हरी झंडी दिखाते हुए उन्होंने उद्योग क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को और बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने RM कमल वाफ टिया, GM KD शर्मा और HP नोटियाल से कहा कि इंडस्ट्रियल एरिया में निकलने वाले कूड़े और अपशिष्ट का उचित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जैसे कि मैंने बोला कि सफाई अभियान में केवल डिपार्टमेंट्स का ही रोल नहीं है, सभी को जोड़ा जा रहा है। आज सिडकुल में कई कंपनीज ने भी आगे बढ़कर अपना अपना एरियाज उनको दिया गया है, जहाँ पर वो न केवल सफाई करेंगे बल्कि आगे भी उसको मेंटेन करेंगे। आने वाले कुछ समय में हम लोग अन्य संगठनों को, धार्मिक संस्थाओं को, NGOs को भी जोड़ेंगे और निश्चित तौर पे इस पूरे जनपद में सभी को अपनी जिम्मेदारी के साथ अगर इस सफाई अभियान में वो कंट्रीब्यूट करेंगे तो एक पूरे हरिद्वार जनपद की एक नई तस्वीर होगी। हरिद्वार वासियों की समस्याओं का तुरंत निराकरण करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में प्रत्येक सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कई विभागों संबंधित लगभग 90 शिकायतकर्ताओं ने अपनी समस्याओं को भी दर्ज कराया है। समस्याओं का मौके पर ही निराकरण भी किया गया है। सोमवार की तरह आज भी जन सुनवाई की गई, जिसमें अभी तक जो है 90 के आसपास शिकायतें दर्ज की गई हैं और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं कि लगातार जन सुनवाई की जाए और सभी अधिकारियों को भी डायरेक्शन दिए गए कि वो अपने स्तर पर भी जो शिकायतें लंबित है उनका निस्तारण करें। CM हेल्पलाइन का भी रिव्यू किया गया। साथ ही समस्त डिपार्टमेंट के अधिकारियों को सफाई अभियान में गति लाने के लिए बताया गया है। उनके जो भी एसेट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं या उनकी जहाँ भी संपत्तियां हैं उस पर सभी लोगों को जोड़ते हुए सफाई अभियान चलाएं और हमारे डिस्ट्रिक्ट को एक मॉडल जनपद बनाया जाए जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा, उसी क्रम में सभी को पुनः डायरेक्शंस दिए। जैसे कि मैंने बोला कि सफाई अभियान में केवल डिपार्टमेंट्स का ही रोल नहीं है, सभी को जोड़ा जा रहा है। आज सिडकुल में कई कंपनीज ने भी आगे बढ़कर अपना अपना एरियाज उनको दिया गया है, जहाँ पर वो न केवल सफाई करेंगे बल्कि आगे भी उसको मेंटेन करेंगे। आने वाले कुछ समय में हम लोग अन्य संगठनों को, धार्मिक संस्थाओं को, NGOs को भी जोड़ेंगे और निश्चित तौर पे इस पूरे जनपद में सभी को अपनी जिम्मेदारी के साथ अगर इस सफाई अभियान में वो कंट्रीब्यूट करेंगे तो एक पूरे हरिद्वार जनपद की एक नई तस्वीर होगी। उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है। अब PM मोदी ने भी इसको लेकर मन की बात में जिक्र किया है और उत्तराखंड का इस दौरान जिक्र भी किया गया है। सर्दियों के मौसम में हिमालय का गोल्डन टाइम बताया गया है और लोगों से अपील की गई है कि घूमने के लिए उत्तराखंड को ही चुनें। मन की बात कार्यक्रम से उत्तराखंड सरकार की गई प्रशंसा पर कांग्रेस ने भी तीखा तंज कसा है। उत्तराखंड आने वाले पर्यटक और तीर्थयात्रियों की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में उत्तराखंड का जिक्र किया, जिसे लेकर पार्टी नेताओं का कहना है कि संख्या में और भी तेजी से इजाफा होगा। मन की बात के 128वें संस्करण में प्रधानमंत्री मोदी ने कई महत्वपूर्ण विकास और विंटर टूरिज्म पर मेन फोकस किया और सर्दियों के मौसम को हिमालय का गोल्डन टाइम बताया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड को विंटर टूरिज्म का नया सुपरस्टार भी घोषित कर दिया है। कार्यक्रम में PM ने कहा कि दुनिया के कई देश सर्दियों को अपनी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा ब्रांड बना चुके हैं। स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, आइस क्लाइंबिंग और फैमिली स्नो पार्क इसकी पहचान है।
अब भारत में पीछे नहीं रहेगा। खासकर उत्तराखंड की औली, मुनस्यारी, चोपटा और टियारा, बुग्याल जैसी जगहें तेजी से ग्लोबल विंटर डेस्टिनेशन बन रही है। मुझे खुशी है इन दिनों उत्तराखंड का विंटर टूरिज्म लोगों को बहुत आकर्षित कर रहा है। सर्दियों के मौसम में औली, मुनस्यारी, चोपटा और डेहरा जैसी जगहें खूब पॉपुलर हो रही हैं। अभी कुछ सप्ताह पहले पिथौरागढ़ जिले में 14,500 फुट से अधिक की ऊंचाई पर आदि कैलाश में राज्य की पहली हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा रन मैराथन का आयोजन किया गया था। इसमें देश भर के 18 राज्यों से 750 से ज्यादा एथलीट्स ने हिस्सा लिया था। आदि कैलाश की यात्रा पर जहां 3 साल पहले तक मात्र 2000 से कम पर्यटक आते थे, अब यह संख्या भी बढ़कर 30,000 से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में पिथौरागढ़ की 14,000 फीट से ऊंची पहली हाई ऑल्टीट्यूड अल्ट्रा रन मैराथन का भी जिक्र किया। तो उन्होंने बताया कि 18 राज्यों के 750 से ज्यादा धावकों ने 60 किलोमीटर लंबी आदि कैलाश परिक्रमा रन में हिस्सा लिया। सुबह 5 बजे कड़कड़ाती ठंड में शुरू हुई दौड़ देखकर पीएम भी उत्साहित हो गए। उन्होंने बताया कि आदि कैलाश यात्रा आने वाले पर्यटकों की संख्या महज 2000 से बढ़कर अब 30,000 के पार पहुंच चुकी है और इन सब के पीछे प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड सरकार की तारीफ तक की। इधर प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर उत्तराखंड के सीएम का कहना है कि मन की बात कार्यक्रम में शीतकालीन पर्यटन की ब्रांडिंग की गई है और इससे स्पष्ट है कि इस शीतकाल में देश विदेश से उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों की संख्या एक बार फिर से नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी का समस्त उत्तराखंड वासियों की तरफ से बहुत आभार व्यक्त करता हूं उनका कि हर एक अवसर पर वो उत्तराखंड का स्मरण करते हैं और उत्तराखंड को पूरे देश और दुनिया के अंदर ले जाने का काम उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद किया है। उन्होंने जहां प्रधानमंत्री बनने के बाद अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए, 4 धाम ऑल वेदर रोडें बन रही हैं, पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई हैं। हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ धाम का मास्टर प्लान और नवनिर्माण पुनर्निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। केदारनाथ धाम और हेमकुंड साहब जाने के लिए रोपवे का काम भी प्रारंभ होने वाला है। पिछले वर्ष हर्षिल मुखवा आकर शीतकालीन यात्रा का प्रमोशन करना हो या इसके साथ साथ आदि कैलाश 17,000 फुट से अधिक ऊंचाई वाला स्थान जहां अभी अल्ट्रा मैराथन हुई, जिसका कल प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात के कार्यक्रम में उल्लेख किया, ऐसे स्थानों पर जाना हो, सीमांत क्षेत्र गुंजी जाना हो, जागेश्वर धाम जाना हो, सभी स्थानों को उन्होंने कहीं न कहीं देश दुनिया के अंदर ले जाने का काम किया है। वैसे देखा जाए तो उत्तराखंड सरकार लगातार उत्तराखंड को मोस्ट फेवरेट विंटर डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। टूरिज्म के लिए कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकल फूड और होम स्टे नीति पर जबरदस्त काम किया जा रहा है, जिसका जिक्र करते हुए सोशल मीडिया पर #विंटर इन उत्तराखंड ट्रेंड करने लगा है और लोग अपनी पुरानी औली मुनस्यारी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, जिसको लेकर क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा और प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने भी पीएम का धन्यवाद व्यक्त किया। आज मन की बात के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड देवभूमि के बारे में बड़े लंबे और सारे यहाँ के विंटर टूरिज्म से लेकर और धार्मिक स्थलों के बारे में चर्चा की। आज आदि कैलाश तक हमारा पूरा रोड है। लीपू लेक यानी कि भारत के बॉर्डर तक हमारे मोटर मार्ग विकसित किए गए हैं। ये तभी संभव हो पाया है जब माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से ये संभव हुआ है। देखिए, प्रधानमंत्री जी के मैं शुरू से इस बात को कहता हूँ कि उत्तराखंड के प्रति उनका लगाव है, जो स्नेह है, वो 28वें एपिसोड में भी हमको देखने को मिला है। उनकी चिंता भी है कि राज्य जहाँ देवभूमि के स्वरूप के रूप में है, वहीं टूरिज्म के रूप में भी ये राज्य विकसित हो, ऐसी उनकी परिकल्पना भी है। इधर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि जहाँ जहाँ चुनाव आते हैं, मन की बात कार्यक्रम में पीएम उसी का जिक्र करके प्रशंसा करने लग जाती हैं। पहले बिहार, अब उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड में चुनाव है तो प्रधानमंत्री मोदी को उत्तराखंड की याद आ गई, वरना रजत जयंती पर तो यहाँ आकर कोई सौगात तक नहीं दी गई। आगे गोदियाल ने कहा कि मन की बात में उत्तराखंड का जिक्र होना सिर्फ चुनाव से पहले का ढोंग है। मन की बात से कुछ नहीं होना, जो पहाड़ की समस्या है उसे सरकार नजरअंदाज नहीं कर सकती। मोदी जी हर उस राज्य की बात
करते हैं जहाँ धीरे धीरे चुनाव आने होते हैं। अब उत्तराखंड का चुनाव आना है, इसलिए उत्तराखंड को जो है मन की बात में वो उत्तराखंड का जिक्र कर रहा है। तो सवाल ये है कि मतलब जब काम पड़ने लगा है तब याद आने लगा है, जब तक काम नहीं था तब तक याद नहीं आया। अभी यहाँ आए थे, मैं पूछना चाहता हूँ आप ही लोगों को, यहाँ आए थे और रजत जयंती के 25 वर्ष हमारे रजत जयंती अवसर था, राज्य गठन का रजत जयंती अवसर पर आए, तो भाई उत्तराखंड को कुछ उस लायक उस अपने पद के अनुरूप कोई सौगात देके जाते। बिहार में जब चुनाव था, याद है आपको, 50,000 दूं कि 60,000 करोड़ दूं, 60,000 करोड़ दूं कि 70,000 करोड़ दूं। तो अगर यहाँ भी आके रजत जयंती पर बोल देते कि 60,000 करोड़ दूं कि 80,000 करोड़ दूं तो हमें अच्छा लगता है, पर उस समय कुछ नहीं। अब धीरे धीरे चुनाव आ रहा है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी पहले ही बता चुके हैं उत्तराखंड को कि उत्तराखंड में घामतापू योजना ज्यादा कारगर हो सकती है, ये तो पहले ही बोल चुके हैं। इसे चुनावी ढोंग कहें या फिर कुछ और, लेकिन ये बात किसी से नहीं छिपी है कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से खास लगाव है और हर बार प्रधानमंत्री उत्तराखंड आने पर कोई बड़ी सौगात जरूर लाते हैं। लेकिन सवाल ये भी लाजमी है कि रजत जयंती के अवसर पर पीएम के आगमन पर जिन फैसलों की लोगों ने उम्मीद लगाई थी वो आज भी अधूरे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।